में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की जनगणना 2011 के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। इससे इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है। कोई भी एग्जाम जैसे 71 में बीपीएससी या बीएसएससी कोई भी एग्जाम रहे, एनटीपीसी, सब में जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। और हमारा हालिया जनगणना जो 2011 में हुआ है उसके बाद अभी जनगणना नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसी से क्वेश्चन आएंगे, तो पढ़ते हैं पहले। तो भारतीय संविधान की धारा 246 में 7वीं अनुसूची में संघ सरकार को यह दायित्व सौंपा गया है कि जनगणना कराए। तो ये किसका विषय है? संघ सूची का विषय है जनगणना कराना, ठीक है। और जनगणना के उच्चतम अधिकारी होते हैं जनगणना का कार्य करवाने के लिए भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, ठीक है। और 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी। टोटल अगर भारत में पूछा जाए कितनी बार जनगणना हुई तो 15वीं, लेकिन स्वतंत्र भारत में मात्र 7 बार जनगणना हुई है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में 7 बार जनगणना हुई है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो जनगणना 2011 ईस्वी का जो हुआ जनगणना, उसमें शुभंकर थी प्रगणक शिक्षिका, ठीक। और आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। तो थीम आता है कि कौन सा क्या थीम था, तो आदर्श वाक्य जिसको कहते हैं वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। किसके कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड मेयो के। सबसे पहले जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लेकिन अगर कहा जाए नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुई तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और लॉर्ड रिपन की जनगणना कार्यकाल में जो जनगणना हुई उसके आयुक्त थे डब्ल्यू प्लोडेन, ठीक है। वहीं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वतंत्र भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुई, तो 1951 में। और उस टाइम जो आयुक्त थे आर्य गोपाला स्वामी थे, ठीक है। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। आधुनिक विश्व में व्यवस्थित रूप से जनगणना सबसे पहले स्वीडन में हुआ। 1749 में पहली बार जनगणना कराएगी। तो हम लोग का देश में 1951 में स्वतंत्र भारत में हुआ और स्वीडन में 1749 ईस्वी में भी हो चुका था, ठीक है। दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 ईस्वी से अमेरिका में हुई। अब दशकीय यानी 10 साल में जनगणना कराने का जो प्रावधान होता है अमेरिका से लिया गया। 1790 ईस्वी से वहाँ दशकीय जनगणना होने लगी। और इंग्लैंड में 1801 में हुआ जनगणना प्रारंभ, ठीक है। और 1872 में यहाँ भारत में भी इंग्लैंड वालों ने करवाया, ठीक है। अब जनगणना से संबंधित कुछ विषय परिभाषाएं हैं जो आप लोगों को पता ही होगा। जैसे जनसंख्या घनत्व 1000 में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग औसत निवास कर रहे हैं, तो वो हो गया जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात यानी 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या। शिशु लिंगानुपात मतलब जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उसी आयु समूह में स्त्रियों की संख्या। मतलब वही है लिंगानुपात में जो वही है, बस ये 6 वर्ष तक की आयु का ही होगा, ठीक है। पुरुषों की संख्या भी महिलाओं की संख्या। साक्षरता दर यानी 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले कुल जनसंख्या में साक्षरों के प्रतिशत को जनसंख्या की साक्षरता दर कहलाती है। यानी 7 वर्ष से स्टार्ट होगा जो आयु, वहाँ से देखा जाता है साक्षरता है या नहीं है। दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्षों में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि। एक होता है वार्षिक वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर मतलब हर साल में कितना वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में। एक होता है 10 की, क्योंकि 10 साल में जनगणना कराया जाता है इसलिए 10 की वृद्धि दर जानना ज़्यादा जरूरी है। तो ये होता है 10 की वृद्धि दर। शिशु मृत्यु दर मतलब 1 वर्ष से कम आयु वाले जितना भी बच्चा का जन्म होता है 1000 जीवित जन्मे बच्चों में, ठीक है, उसमें देखा जाए कितना बच्चा का मृत्यु हो जाता है, तो वही मृत्यु दर हुआ, ठीक है। अब जनगणना 2011 के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR तैयार किया जा रहा था, ठीक। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी के अनुसार वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है। यानी कि जनसंख्या हम लोग के देश का बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि हम लोगों ने अब चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो इस टाइम ये टारगेट लिया गया कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में कि 2000 में जो हुआ उसमें कि 2045 तक स्थिरता प्राप्त कर लें, ठीक है। और विभाजक वर्ग किसे कहा जाता है? तो इतिहास में 1921 में क्या हुआ, 1911 से 21 के दौरान जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक में चली गई। 0.31 माइनस में परसेंट, मतलब उस टाइम इतना जनसंख्या का कमी हो रहा था कि 0.31% से कमी हुआ। तो इसलिए 1911 से 21 के कार्यकाल को जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि होने के कारण इसको विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को, ठीक है। 77 लाख की कमी आई थी। और हालांकि भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान दर्ज की गई, लेकिन वही सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुआ 61 से 71 में, क्योंकि उस टाइम देश आज़ाद होने के बाद 10 साल बाद स्थितियाँ थोड़ी बेहतर हुई।
जनसंख्या में वृद्धि हुआ, पोषण स्तर थोड़ा बेहतर हुआ, शोषण कम होने लगा, स्थिति थोड़ी अच्छी होने के कारण इस टाइम बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ जनसंख्या का। ठीक है, अब प्रमुख आंकड़े कुछ देख लेते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट तो आंकड़े ही रहेंगे कि उस जनसंख्या कितना है, पुरुष जनसंख्या कितना है, स्त्री जनसंख्या कितना है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,00,000 के आसपास है। 1 करोड़ नहीं, 121,08,00,000 के आसपास है। ठीक है, तो मेरा मिस्टेक था, 1 करोड़ नहीं, 121 करोड़। ठीक है, जिसमें 62 करोड़ पुरुष हैं, यानी 51.47%। जनरली याद रखिएगा, 51% पुरुष और 48% महिलाएं। ठीक, और महिलाओं की संख्या कितना है, 58 करोड़, पुरुषों की संख्या 62 और टोटल 121। याद रखिएगा, 121 टोटल और पुरुष की 62 और महिलाओं की 58 करोड़ में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। विश्व की कुल जनसंख्या इस टाइम जो 2011 का जनगणना हुआ, इस टाइम केवल चीन हम लोगों से ज़्यादा था। ठीक है, चीन की जनसंख्या हम लोगों से ज़्यादा थी, यानी भारत की जनसंख्या से ज़्यादा थी, और पूरा विश्व की जनसंख्या में 17.5% जो है भारत की जनसंख्या स्थान रखती है। मैं इसलिए पॉइंट को रिपीट कर दे रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 1.97% से घटकर 1.64% हो गया, जबकि 10 की वृद्धि दर 21% से घटकर 17% हो गया। ठीक है, तो घटकर कितना हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, ये रखता है कि वह 10 की वृद्धि दर 2011 की जनगणना में कितनी थी, तो 17.7% था। ये सब इम्पोर्टेंट आंकड़े, इसमें जो भी आंकड़े इम्पोर्टेंट है, आलतू फालतू कोई भी आंकड़े नहीं है। ठीक है, तो कितना था, 10 की वृद्धि दर 2011 की जनगणना में 17.7%। अभी मैंने आपको 10 की वृद्धि दर समझाया था कि 10 साल में कितना प्रतिशत वृद्धि रहता है, तो वही 17.7% था। ठीक है, और वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। ठीक है, अब नागालैंड की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक में थी। नागालैंड एक राज्य है भारत का, उसका जो है सबसे कम 0.6% था, माइनस में। ठीक है, -0.6%। जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या घनत्व मतलब एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं। ठीक है, औसत लोग कितने निवास कर रहे हैं, तो ये 382 है। 325 आप नहीं भी याद रखिएगा, 382 आप याद रखिए कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। तो जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। लिंगानुपात 943 है, 933 था पहले, 2011 की जनगणना में 943 हो गया। ठीक है, शिशु लिंगानुपात 918। जनरली ऐसे याद रखिएगा, लिंगानुपात है 943, शिशु लिंगानुपात 918, 943 से भी कम, 918। साक्षर लोगों की संख्या अगर कहा जाए तो 64.84% से बढ़कर 73%। ठीक है, तो ओवरऑल साक्षर कहा जाए कि कितना था भारत की जनसंख्या 2011 में, तो 73%। और अगर पुरुष साक्षरता की बात करा जाए तो 80%, 80.9%, और महिला की 53% से बढ़कर 64.6%। तो याद रखें, पुरुष का साक्षर जहाँ 80% था, वहीं महिलाएं मात्र 64% साक्षर थी। अंतराल है अभी भी, हालांकि अभी का अगर जनगणना किया जाए थोड़ा बहुत साक्षरता में ये डिफरेंस कम दिखेगा। ठीक है, और 73% ओवरऑल मतलब औसत साक्षरता है। ठीक है, 73% औसत साक्षरता है। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर राज्य आंध्र प्रदेश है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन है न्यूनतम, आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम कौन है, उत्तर प्रदेश। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य होगा तो आंध्र प्रदेश 60.4% ही वहाँ के लोग, ग्रामीण लोग साक्षर हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में 75% के साथ उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे आता है न्यूनतम साक्षरता में। और सर्वाधिक साक्षरता में केरल सब चीज़ में ओवरऑल केरल का साक्षरता दर अधिक है। अगर अधिक का पूछा जाए तो आप लोग आँख कान मूंद के केरल का लगा दीजिए, क्योंकि केरल पुरुष साक्षरता में, महिला साक्षरता में, ग्रामीण साक्षरता में, नगरीय साक्षरता में, हर साक्षरता में आगे ही है। ठीक है, देश में अब तक पूर्ण साक्षर घोषित किया मात्र केरल है। ठीक है, लेकिन हालांकि अगर अभी का देखा जाए तो मिजोरम भी हो गया है, लेकिन 2011 की जनगणना में केरल था उस टाइम। ठीक है, और ये अनुसूचित जाति का भी देख लेते हैं एक बार। व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, और जो 16.6% है टोटल जनसंख्या को। और अनुसूचित जातियों की लिंगानुपात 945, जहाँ ओवरऑल औसत लिंगानुपात कितना बताया था मैंने, 943, लेकिन ये एसटी का जनसंख्या का कहा जाए तो 945 है लिंगानुपात।
और अनुसूचित जाति की 10 की वृद्धि दर 20.8% रही है। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43% करोड़ और देश की कुल जनसंख्या का 8.6%। देख लिए, एससी का 20 करोड़ है, 20 करोड़ के आसपास है ओवरऑल, और एसटी का 10 करोड़ के आसपास है। ठीक, एससी का जहाँ पर वृद्धि दर आप देख सकते हैं 16.6% है, वहीं इसका आधा 8.6%। याद करने के लिए मैं इसको दोनों को मिला के बता रही हूँ। ठीक है, 2011 के अनुसूचित जनजातियों के लिंगानुपात 990, एसटी का लिंगानुपात 990, ओवरऑल 943, एससी का 945 है। ठीक है, 2001 से 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की 10 की वृद्धि दर 23.7%। ठीक है, एसटी का वृद्धि दर 23.7% और एससी का वृद्धि दर कितना है 20.8%। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग याद भी करते जा रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ तक हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.2%। याद रखिएगा 31% नगरीय है तो ग्रामीण कितना बचा 68%, 68.8%, यानी 70 के आसपास ग्रामीण है तो 30 के आसपास शहरी है। ठीक है, इसलिए तो हमारे देश को गाँव का कहा जाता है देश। ठीक है, क्योंकि गाँव की जनसंख्या आप देख सकते हैं कि 68.8% है। और इसमें अगर प्रतिशत कहा जाए तो नगर का प्रतिशत 27% के आसपास है, ग्रामीण जनसंख्या 72.2% 2001 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 2001 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, अभी 2011 का इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, राज्यों में सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला है और केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ तक कि इसका सिक्किम का जनसंख्या है केंद्र शासित प्रदेश से भी कम है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे अंडमान, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, इस सबसे कम है सिक्किम की जनसंख्या। नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गया, सिक्किम की जनसंख्या जो है इन चारों से ही केवल ज़्यादा है। 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान, दादर नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप, इससे ही मात्र ज़्यादा है, बाकी सबसे कम है। अब डाटा जो है इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, कुछ कुछ नहीं, सारे इम्पोर्टेंट है, लेकिन सारा 5-5 याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक याद रखिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा मैं बता दूंगी। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, उत्तर प्रदेश सबको पता है 16.51% जनसंख्या हमारे देश के उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और बिहार जो है, अगर बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए मैं बिहार का बता रही हूँ कि 8.6% के साथ तीसरे नंबर पे है। उसके बीच में महाराष्ट्र आता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो अभी बताया था सिक्किम 0.05% ही मात्र है। उसके बाद